So fundamental analysis is a very, very important part for any wealth manager, any portfolio manager, or any mutual fund distributors. It's not that we need to select a particular stock into our portfolio and create a portfolio from there. But the idea is if we know how to select a particular fund, what is the basis on which a fund manager is doing this selection, it helps us to analyze certain fund managers, that this is the fund manager who is going to be better as far as our own investments are concerned. More or less, currently we have a lot of strategies running. Sometime now you see that the growth strategy is doing well, wherein some AMCs like Axis, Mirai, and even UTI, FlexiCap, they all have done pretty well for many years. After that, all of a sudden something happened and value strategy started moving up. So strategies of HDFCs and ICICI value discovery funds and all, they started doing well. So now what is the right strategy? What is the way an investor should be investing? What is actually at the back of the portfolio? It's not a one day, one session talk. But again, today I think a little more spark will be created in all of us to know a little more, to understand a little more on fundamental analysis, and get more and more detailed into that. And to do that, we have our volatility coach from Delhi, Ghaziabad city, who is a very, very popular personality there. And he is also a practicing advocate and preaches a lot of investing strategies through stories. Okay, so let's learn and understand. आइए चलिए सीखते हैं हम कुछ नई चीजें और नई बातों को जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से जरूरी है. यस राजीव दा, वेलकम. वरुण भाई, so over to you, Varun. Looking forward to learn from you. Thank you so much, Kanakji. Thanks for this wonderful introduction. I hope कि I'm audible. Yeah. Okay. Just a minute. Okay. तो फंडामेंटल एनालिसिस देखिए क्या होता है. मेरे पास कोई बहुत बड़ी पीपीटी नहीं है और मैं जो भी बताऊंगा वो हमारा जो वीजी टूल है, जो वीजी डैशबोर्ड है, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा. उससे पहले हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, और फंडामेंटल एनालिसिस किसके लिए हेल्पफुल है और टेक्निकल एनालिसिस किसके लिए हेल्पफुल है. और इसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा क्विज रखा है जो कि इसी पूरे सेशन पर बेस्ड होगा. तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा सेशन अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए इंटरेक्शन रहेगा और आपको मजा आएगा. चलिए शुरू करते हैं. फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, दो तरह के एनालिसिस होते हैं. टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ट्रेडर्स यूज करते हैं. ट्रेडर्स वो जो कैंडल्स रीड करते हैं, चार्ट्स रीड करते हैं. फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर्स यूज करते हैं. इन्वेस्टर्स कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करके और उसके हिसाब से स्टॉक्स को पिक करते हैं. अब बात ये आती है कि एक एडवाइजर को, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को फंडामेंटल एनालिसिस क्यों आना चाहिए, कि उसकी जानकारी क्यों होनी चाहिए. उसको तो भाई म्यूचुअल फंड सेल करना है. जो म्यूचुअल फंड के पीछे पोर्टफोलियो होता है वो डेफिनेटली स्टॉक्स का होता है और स्टॉक सिलेक्शन फंड मैनेजर्स करते हैं. क्योंकि फंड मैनेजर स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो वहां पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एक ओपिनियन बनाना पड़ता है कि वो फंड्स या फिर वो स्टॉक्स जिनको उस फंड मैनेजर ने अपने फंड्स में लिया है वो कितना अप्रोप्रिएट है. कई बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर जो अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक लिए बैठा है, वो इन्वेस्टर एडवाइजर से ये जानना चाहता है कि उसके स्टॉक्स में क्या कमी है या फिर उसमें क्यों रिटर्न्स नहीं आ रही. तो वहां पर एक फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है. तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक डिफरेंस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का है. तो एक इन्वेस्टर फंडामेंटल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है और एक ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस यूज करता है.
तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर एक इन्वेस्टर को और एक एडवाइजर को बेसिकली बिजनेसेस को समझना होता है, किस तरह के बिजनेसेस में वो स्टॉक, वो बिजनेसेस यूज ट्रेड कर रहा है, काम कर रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये सब स्टडी करने लायक चीज है, और फ्यूचर ग्रोथ को उसको रेफरेंस देना पड़ता है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सिर्फ चार्ट, कैंडल रीडिंग को फोकस करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के दो पार्ट्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैं जल्दी इस चीज को खत्म करूंगा और फटाफट हम लोग वीजी टूल पर आएंगे और फिर हम लोग वीजी टूल के थ्रू इन सब चीजों को समझेंगे, पर बेसिक एक हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह के फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट्स हैं। जो क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस हैं उसके अंदर कोई भी नंबर नहीं होता, उसके अंदर स्टॉक क्वालिटीज की बात नहीं होती, उसके अंदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात होती है, उसके अंदर ब्रांड वैल्यूज की बात होती है, उसके अंदर कॉम्पिटिटर्स की बात होती है, उसके अंदर कंपनी मैनेजमेंट्स की बात होती है, उसके अंदर कंपनी की ग्रोथ स्टोरी की बात होती है, उसके अंदर कोई नंबर का काम नहीं। जबकि जब जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसके अंदर वो पूरा नंबर्स पर बेस्ड होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना, साथ में कंपनी कैपिटलाइजेशन देखना, फाइनेंशियल रेशियोज को देखना, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट होता है। और यही वो जो इन्वेस्टर होता है वो अपने एडवाइजर से एक्सपेक्ट करता है। एडवाइजर से इन्वेस्टर ज्यादातर क्वालिटेटिव एनालिसिस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को जानने की इच्छा रखता है और वही वो जानना चाहता है। तो हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं पीई, पीबी, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, पैटर्न्स, ठीक है, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग बीजी टूल्स पर चलते हैं, जहां पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये जो वीजी टूल्स है इसके अंदर आपको दिखाई देगा इक्विटी स्टॉक एनालिसिस। इक्विटी स्टॉक एनालिसिस के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस, और यहाँ पर दो लिंक हैं, एक प्रैक्टिस और दूसरा लाइव। मैं इसको सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। तो प्रैक्टिस लिंक हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे और बाद में हम लोग एक लाइव लिंक टेस्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर। और उसके अंदर भी हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं करेंगे, हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस में जाते हैं और प्रैक्टिस के अंदर हम सबसे पहले फिल्टर्स यूज करते हैं। तो यहां देखते हैं किस तरह के फिल्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। ऐड फिल्टर, देखिए आप यहां देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ टोटल स्टॉक शोइंग इज 206। इसके अंदर स्मॉल कैप, प्रैक्टिस सेशन के अंदर सारे स्मॉल कैप शेयर्स लिए हुए, तो यहाँ पर 206 इक्विटी स्टॉक्स हैं। और जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर हम कुछ फिल्टर्स का यूज करेंगे और हम देखेंगे इन फिल्टर्स को यूज करते हुए किस तरीके से हम स्टॉक्स के नंबर्स को कम करेंगे, मतलब हम छटनी करेंगे, फिल्टर करेंगे और कम स्टॉक्स में से हम अपने जो काम के स्टॉक्स हैं उनको किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले सेक्टर्स, यहाँ पर सेक्टर्स हमारे पास 5, 10 और 15 सेक्टर है। अगर आप वॉरेन बफेट को सुनो तो वॉरेन बफेट सबसे पहला जो फिल्टर यूज करते हैं वो सेक्टर्स का ही यूज करते हैं। वो कहते हैं कि हमें बेस्ट जो टॉप 10 सेक्टर्स हैं हमें उनमें ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखनी चाहिए। तो अभी फिलहाल यहाँ के लिए हम लोग 15 सेक्टर्स यूज करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो 15 सेक्टर्स हम लोग लेंगे। तो जैसे ही हमने 15 सेक्टर करे, आपने देखा कि 206 स्टॉक्स में से स्टॉक्स जो रह गए वो 116 स्टॉक्स रह गए, है ना। तो अब अगला फिल्टर हम यूज करते हैं कैटेगरी का। तो कैटेगरीज के अंदर आप देखिए कि सबसे पहली चीज जो
जो एक स्टॉक इन्वेस्टर को जो देखनी होती है, जो चाहिए होती है, वो होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 5%। मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो स्टॉक्स हैं उनका जो कंपनी का प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 5% से साल दर साल ग्रो करे। तो मैं 5% का यहाँ पर ग्रोथ ले लेता हूं और यहाँ पर ओके कर देता हूं। तो आपने देखा 116 में से 82 कंपनीज ही रह गई। ठीक है, तो हम फिल्टरिंग कर रहे हैं, ऐड फिल्टर, हम और फिल्टर्स यूज करते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो फिल्टर्स हैं उनको यूज कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है डेट इक्विटी रेशियो। अब यहाँ पर ना बड़ी सारी चीजें हैं, कुछ लोग, एक और बात है, देखिए जब हम क्वालिटेटिव इंडिकेटर यूज करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण दूं, मान लीजिए कि एक गाय है, ठीक है, और वो काले रंग की है, और वो काले रंग की गाय 25,000 रुपए की है, और वो लगभग 15 लीटर दूध देती है। और अब कुछ कुछ लोग वहां पर गाय खरीदने के लिए खड़े हुए हैं, तो क्या सभी लोग एक ही दाम लगाएंगे? जवाब दीजिए, क्या सभी लोग उस गाय का एक ही दाम लगाएंगे? शायद नहीं, सब अलग अलग दाम लगाएंगे। ये अलग अलग दाम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि गाय तो सभी के लिए काले रंग की है, गाय तो सभी के लिए 25,000 की, और सभी के लिए बराबर दूध देने वाली है। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस को जब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं, तो उनके अलग अलग रिजल्ट्स निकल करके आते हैं। तो मजेदार बात यह है कि जो क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स हैं उनमें ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, जबकि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उनके अंदर ओपिनियन सेम होते हैं। ठीक है, तो ओपिनियन अगर सेम होते हैं तो भी स्टॉक्स में अलग अंतर कैसे आ सकता है? अंतर आ सकता है जो वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे। अब कोई तो ये चाहता है कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% से ग्रो होना चाहिए, और दूसरा एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7% से ग्रो होना चाहिए, मिनिमम प्रॉफिट 10% का तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग यहाँ एंटर करेंगे वो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करेगी। कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा पसंद आएगा वो यहाँ पर फिल्टरिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, अभी आखिरी में हम लोग इसको सम कर देंगे कि कहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो कितना अच्छा होता है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स अच्छी होती है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। पर अभी फिलहाल एक एक करके हम लोग एनालिसिस को ले रहे हैं। तो दूसरा हम लोग लेते हैं डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी, अब डेट टू इक्विटी लेसर देन 1, ठीक है, हमारा डेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमारा डेट पोर्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो यहां पर अगर हम 82 में से फिल्टर लगाएंगे तो लगभग जितनी कंपनीज इस समय फिल्टर्ड है उनका सारा डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो +1 ही है। ठीक है, तो ये फिल्टर हम लोग दूसरा आप चेंज करते हैं। दूसरा फिल्टर हम लोग लगाते हैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। देखिए इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्टर है। आप लोगों ने देखा होगा अभी पीछे, अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आपने देखा होगा कि अडानी के शेयर्स में लगभग 6 महीने पहले ज्यादातर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स नहीं थी। जब अडानी का शेयर नीचे गया उस समय ज्यादातर म्यूचुअल होल्डिंग वहां से निकल चुकी थी। तो हम ये देखकर, और ऐसा ही सेम केस यस बैंक में भी हुआ था। यस बैंक में भी बहुत सारे जो एफआईज थे, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स थे, वो सबके सब वहां से निकल चुके थे। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब हम स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या फिर एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स क्या है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम यहां पर लेते हैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, तो यहाँ पे 1 और ऐड फिल्टर एंड गो। ओके, अब देखिए 82 में से 50 कंपनीज हमारे लायक रह गई हैं। जो कंपनीज इस समय हमारे फिल्टर में आ गई हैं वो लगभग 50 कंपनीज। अगला फिल्टर हम लोग यूज करते हैं। अगला बहुत पॉपुलर फिल्टर है पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो लगभग हम सभी लोगों को जानकारी है कि जितना पीई
प्राइस अर्निंग कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो पीई हमारा लेसर देन 20 अगर हम मानते हैं तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं 20 और फिल्टर करते हैं। ये देखिए पीई लगभग सभी फिल्टर्ड कंपनीज का 50 कंपनीज का पीई 20 से कम ही है, मतलब सारी कंपनीज इसमें सस्ती ही हैं। ये सॉरी ये पेज रिफ्रेश हो गया, कोई बात नहीं, ये एक मौका है एक बार फिर से सारे फिल्टर फटाफट गो थ्रू कर लेने का। प्रैक्टिस के अंदर हम ऐड फिल्टर करेंगे। 15 सेक्टर्स हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला रेशियो हमने ऑपरेटिंग ग्रोथ का रखा है जो कि ग्रेटर देन हम लोग मानते हैं कि 5% से ज्यादा होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ कंपनीज पहले 206 थी जो घट करके 116 हो गई। 5% का प्रॉफिट अगर लेते हैं तो 82 कंपनीज हमारे फिल्टर में रह गई हैं। दूसरा फिल्टर हम लोग लेते हैं डेट इक्विटी रेशियो जो कि लेस देन 1 होना चाहिए। अगला फिल्टर हम लोग लेते हैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। यस, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो कि ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, पिछली बार से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो अब हमारी फिर से 50 कंपनीज बची हैं और इसमें हम लोग लेते हैं अब पी रेशियो जिस पर हम लोग पहले थे, प्राइस अर्निंग रेशियो, और पीई रेशियो हमारा होना चाहिए लेस देन 20। अगला प्लेज, क्या हम लोग ये चाहेंगे कि हमारी कंपनी जिनमें हम स्टॉक्स ले रहे हैं वो अपने स्टॉक्स को प्लेज करें? तो डेफिनेटली नो, यानी हमारा जो प्लेज होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो अगर 0 प्लेज होगा तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके से हमारी 50 कंपनीज ही बची हैं अभी। पोस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए ये भी एक फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जितने जितने फिल्टर्स हम लोग यहाँ से यूज करते जा रहे हैं वो सारे फिल्टर्स यहाँ से चले जाएंगे और आखिरी में जो फिल्टर्ड कंपनीज बचेंगी वो कंपनीज वास्तव में प्रॉफिटेबल होंगी स्मॉल कैप के अंदर। अब आखिरी में देखेंगे कि कितनी कंपनीज बचती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वरुण सर, वरुण भाई, ये प्लेज यू हैव टेकन ग्रेटर देन 0 वो देख लो एक बार। मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा? प्लेज यू सेड ना लेस देन 0 होना चाहिए, बट यू हैव एडेड ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, ओके, वहां पे गलती हुई क्या, चेंज करते हैं। यस, वरुण प्लेज 0 होना चाहिए, उसमें ग्रेटर देन और लेस देन 0 ही नहीं होना होगा। चाहिए, बिल्कुल 0 ही किया है। 50, ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ, हम ये मानते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ 5% से ज्यादा रहनी चाहिए। तो हम 5 लाते हैं और यहाँ पर करते हैं तो हमारे स्टॉक्स बचते हैं 50 में से 47। देखिए अभी भी फिल्टर हो रहे हैं स्टॉक्स। अगला फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी कंपनी के लिए फ्री, अच्छा ये डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है आपके पास इस बीजी टूल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये सारा डेटा जो हमारे को क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करना है, फंडामेंटल एनालिसिस में जो जरूरी है वो सारा डेटा हमारे पास रेडी टू अवेलेबल है। तो इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। हाँ, तो हम देख रहे हैं फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 कोई 1% मानेगा, कोई हो सकता है 2% माने उस वैल्यू को। 30 कैश फ्लो लगभग 17 कंपनीज का नेगेटिव था, इसका मतलब। हाँ,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको कंपेरेटिव टू सेक्टर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। हाँ सेक्टर परफॉर्मेंस, सेक्टर ये ऊपर हम लोगों ने 15 के 15 सेक्टर लिए हुए हैं, क्योंकि अगर हम सेक्टर में ज्यादा फिल्टर कर देंगे तो हमारी कंपनीज और ज्यादा कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग 206 कंपनीज, ये प्रैक्टिस डेटा है। अभी अपन लोग एक्चुअल डेटा, लाइव डेटा पे भी काम करेंगे, ये प्रैक्टिस है। एक बार प्रैक्टिस में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग लाइव डेटा में जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ, या फिर इसको कहेंगे प्रीवियस ईयर रिटर्न्स। नहीं, आप प्रॉफिट ग्रोथ पहले ले चुके हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है। हाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हम लोगों ने अभी भी लिया था, शायद ये राइट है। वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ किया था आपने 5 30, वही है। चलो अगला, प्रीवियस ईयर रिटर्न्स। प्रीवियस ईयर रिटर्न्स ग्रेटर देन 5%, तो कुल मिला के हमारी कंपनीज रह गई 28। तो ये एक तरीका है जिससे हम इन 28 कंपनीज में से कौन सी कंपनी हमें फिल्टर करनी है उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो अब ये सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। अब जब एक फंड मैनेजर स्मॉल कैप कंपनीज को चूज करता है तो वहां पर वो ये सारे फिल्टर्स मोरलेस यूज करते हैं। तो वही फिल्टर्स जो वो यूज कर रहे हैं, वही फिल्टर्स आपके पास वीजी टूल में अवेलेबल है, जिसमें आप उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके लिए बहुत बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो मॉर्निंग स्टार हो, चाहे वो इंजन बुकिंग हो, ये बहुत पैसा चार्ज करते हैं। और ये टूल हम लोगों के पास अवेलेबल है वीजी डैशबोर्ड पे। तो ये हम लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम लोग एक लाइव टेस्ट करते हैं, ठीक है। वरुण सर सिलेक्ट करके लेके जाते हैं ना उसको फाइनली नेक्स्ट पेज। आपकी आवाज कट रही है। कह रहा हूं उसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं तो आपको दिखते हैं सारे स्टॉक्स। हाँ जी, हेलो, गो अहेड। ओके, लाइव के अंदर आई थिंक डेटा थोड़ा सा पुराना है, पर फिर भी हमारा काम उससे चल जाएगा। जो हमारे पास डेटा है वो है मार्च 23 का, ठीक है। तो अब हम लोग लाइव में फिल्टर यूज करते हैं, ऑल सेक्टर। यहाँ पर ऑल सेक्टर्स की जगह हम लोग टॉप 5 सेक्टर्स लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है ना वो 3765 स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर हम शुरू में टॉप 5 सेक्टर्स ले लेते हैं। टॉप 5 सेक्टर्स के अंदर देखिए, जब हम टॉप 5 सेक्टर करते हैं तो शुरू में ही हमारे पास जो कंपनीज हैं वो 779 रह जाती हैं। तो यानी जो बाकी कंपनीज हैं वो टॉप 5 स्टॉक्स में नहीं आती हैं, टॉप 5 सेक्टर्स में नहीं आती हैं। तो पहला फिल्टर हमारा यहाँ लग गया। दूसरा फिल्टर हम लोग लगाते हैं, सबसे पहला प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 5%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% की ग्रोथ देने वाली 20 ही कंपनी टॉप 50 स्टॉक्स में बची। ये ज्यादा कुछ करने के लिए तो बचा ही नहीं, अभी करने के लिए है। देखिए क्या होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड के अंदर 25 कंपनीज, 30 कंपनीज, 40, 50, 100, 200 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो होता है। और उस पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनली एंगेज्ड और हायर टीम होती है, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है इन सब चीजों की। पर जब हम इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन करते हैं ना,
तो उस समय पर हम लोग उतने ज्यादा एंगेज कई बार नहीं हो पाते, तो वहां पर हम लोगों के पास 25, 30, 40, 50 स्टॉक्स रखने का ऑप्शन नहीं होता। तो वहां पर ये फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और वॉरेन बफेट जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस पर ही काम करते हैं, और उसके अंदर भी वो कॉन्टोरियन अप्रोच के ऊपर काम करते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी होती है। तो हम लोग यहाँ पर फिल्टर जो यूज कर रहे हैं वो इसीलिए जरूरी है कि हम कम से कम स्टॉक्स को अपने फिल्टर के थ्रू ऐसा कर पाए कि उन पर हम नजर रख पाए। अगर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स निकल गए हमारे फिल्टर्स के थ्रू, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो 5 टॉप सेक्टर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग अब फिल्टर लगाते हैं, और 5% हम लोगों ने ग्रोथ रखी है। तो 5% ग्रोथ देने वाली लगभग 20 कंपनीज ही बची हैं। तो प्लेज्ड ये हम लोगों ने देखा था। लेस देन जीरो, नील करने का ऑप्शन नहीं है। लेस देन जीरो कर दिया तो वो नीली हो गया ना। नहीं, लेस देन जीरो। ओके, ठीक है। एक कंपनी और चली गई। अगला फिल्टर हम लोग यूज करते हैं सेल्स ग्रोथ, प्राइस। ये बड़े इंपॉर्टेंट, सेल्स में ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कि पिछले साल जो कि 2022-23 का डेटा है, तो 2022-23 में कितनी कंपनीज ने ग्रेटर देन 5% ग्रोथ करी है। हो गई 4 कंपनीज और चली गई, और देखिए ये टॉप 5 सेक्टर्स की कंपनीज हैं जो जा रही हैं। अगला हम अगला फिल्टर यूज करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। ठीक है, ग्रेटर देन 1%। कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स कितने कंपनीज ने होल्ड करी है 1% से ज्यादा। ये 3 ही कंपनी रह गई। चलो इस फिल्टर को थोड़ा हटा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्श फिल्टर हो गया मुझे लगता है। एक दूसरा फिल्टर यूज करते हैं डेट टू इक्विटी। वन कंपनी। एक और फिल्टर यूज करते हैं प्राइस। 52 वीक हाई के ऊपर पास कौन है? हाँ वो भी लेते हैं। दैट विल बी अ गुड फिल्टर। प्राइस ग्रेटर देन 1। इससे तो कोई फर्क नहीं। कंपनीज नो चेंज, नो चेंजेस। और 52 वीक्स लो एंड हाई ग्रेटर देन 1, 15 कंपनीज नो चेंज। अब क्या है ना कि ये सारी की सारी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। ये सभी कंपनीज लगभग लार्ज कैप की कंपनीज रहेंगी। तो अब इन कंपनीज में से फिल्टर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इनके पास रिकॉर्ड्स को देखना मुश्किल नहीं है। यही बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस का काम है, जो आपके लिए कंपनीज को फिल्टर कर दे, जो आपके लिए वो कंपनीज वो स्टॉक्स को चुन करके ला दे जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो ये जो वीजी टूल पर जो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड हमारा फिल्टर टूल है, इसको मैं चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि सभी लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यूज करना चाहिए। और फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसके लिए इन्वेस्टर आप लोगों की तरफ देखता है, और हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि बहुत सारे टूल्स जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं।
तो उन टूल्स को हम लोग कई बार यूज नहीं कर पाते। तो वीजी टूल जो हमारे पास डैशबोर्ड पे रेडी टू अवेलेबल है, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसे यूज करें, और इससे अपने इन्वेस्टर्स को जितना हो सके फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। आप अपना इंडिविजुअल स्टॉक पोर्टफोलियो भी इसके थ्रू बना सकते हैं। ये वरुण, इसमें जो फाइनेंशियल डेटा है वो सिर्फ पिछले साल का है या मल्टीपल ईयर्स का है? इसमें पिछले साल का ही है, ये एक एक साल का डेटा लेकर के चल रहा है। ओके। हाँ, ये एक एक, बाकी शायद इसके बारे में कनक जी ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि इसके अंदर डेटा कितने सालों का है। पर मैंने जहां तक देखा है, ये हर साल कुछ कुछ महीनों में अपना डेटा अपडेट करते हैं। तो पिछले लगभग 1.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि ये अपना डेटा अपडेट करता है, लगभग 2 महीने 3 महीने में। तो अभी पिछले मार्च के बाद अभी तक डेटा अपडेट नहीं हुआ है, आने वाले समय में हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हो सकता इसमें मल्टीपल ईयर्स का अगर डेटा हो तो ज्यादा अच्छे से हम फिल्टर लगा सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये बिल्कुल एक अच्छा सुझाव है जो कि आगे दिया जाना चाहिए। और एक मैं दूसरी एक और बात बताता हूँ आपको कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ना, जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जबकि जो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होते हैं। तो उसके अंदर चेंजेस बहुत जल्दी नहीं होते हैं। सेल्स ग्रोथ में बहुत जल्दी चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज होगा पर वो फिगर्स में आने में टाइम लगाएगा। पी रेशियोज तुरंत चेंज नहीं होंगे पर वो फिगर्स में आने में टाइम लगाएगा। तो डेटा अगर क्वार्टरली भी अपडेट हो रहा है तो भी वो हमारे लिए सफिशिएंट है, मतलब काफी है। ओके। ठीक है, अब हम लोग अगर कुछ सवाल जवाब हैं जो कि बात की जा सकती है तो हम लोग उस पर बात करते हैं। हाँ वरुण जी। सर हाँ वरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा वरुण जी, हमें भी समझने में काफी हेल्प रहा। थैंक यू। वैसे भी आपका काफी क्लियर रहता है इस मामले में। तो बस ये कि जैसे हम लोग तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड सेंट्रिक है, तो वैसे में अपने क्लाइंट को कैसे मैंने किन किन कैसे इस टूल के तहत ज्यादा हेल्प कर पाएंगे, मैंने कैसे करेंगी? हाँ, जीतलाल प्रजापति जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और इस सवाल का जवाब हम लोगों ने ये सेशन शुरू होते हुए मैंने ये बात बोली थी। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसे स्टॉक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो पूरी तरीके से। उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का पता होना, उसके लिए एसेट एलोकेशन का पता होना, उसके लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके लिए रिस्क प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद भी जो वो प्रोडक्ट दे रहा है, अगर वो म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड दे रहा है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होल्ड करता है? म्यूचुअल फंड होल्ड करता है स्टॉक्स को। और आपका स्टॉक्स पर क्या ओपिनियन है, यही आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो जो फंड मैनेजर स्टॉक्स ले रहा है, क्या वो स्टॉक्स आपके लिए ठीक है, क्या आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो ठीक है? तो ये एक 1 स्टेप अहेड है, एक स्टेप ऊपर जाकर के नॉलेज गेन करने वाली चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। हम सारे फाइनेंशियल्स को शायद उतने अच्छे से ना पढ़ पाए जितना अच्छा फंड मैनेजर देख पाता है, बट हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, और उसके लिए हमारा ये जो वीजी टूल है ये काम करता है। अच्छा, तो इसका मतलब आप जो बता रहे हैं कि जैसे अभी स्मॉल कैप का कंपैरिजन ले रहे थे, तो ऐसा कोई कंपैरिजन हमने देखा और उसमें से ज्यादा वो जो फंड वो स्टॉक निकला उसमें से ज्यादा अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी में होल्डिंग है, तो अपने को क्या फीलिंग ऐसा हो सकता है कि नहीं ये तो कंपनी थोड़ा वेल है, अच्छा है, अच्छे से मैनेज कर रही, देखते हैं ऐसा कुछ हाँ क्या? डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि वो पैरामीटर्स के हिसाब से वो स्टॉक आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप हम्म, उस म्यूचुअल फंड को अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट में से अलग कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है बरोबर, ठीक है, थैंक यू। कराना हो बोल देना।
सर हाँ, लास्ट हम लोगों ने ना एक छोटी सी क्विज भी रखी है, तो ये जो हम लोगों ने सीखा है उसके ऊपर एक बेस छोटी सी क्विज है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार क्विज में पार्टिसिपेट करें। कनक जी प्लीज उसमें असिस्ट कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस? In future growth. सर आंसर लीक ना करें। Okay. Thirty participants answered the question. यहाँ मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर इसको आप ऑपरेट कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और 3 दोनों है, वो भी सब लोग आंसर कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 स्क्रॉल करके नीचे हैं। ओके हाँ, बट we are having more than 50 people, 52 people, but still only 29 of them are answering. बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेशन इक्वल्स वैल्यू। के अंदर में फर्स्ट वाले में मतलब आप क्या देख पा रहे हैं? शुड वी स्टॉप इट नाउ? सारे लोगों ने दे दिया आंसर। अच्छा ओके, शेयरिंग स्टॉप करके रिजल्ट शेयर कर रहे हैं आप। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी द रिजल्ट्स। तो पहले वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस? ज्यादातर लोगों ने लिखा है फ्यूचर ग्रोथ एनालिसिस और शेयर प्राइस एनालिसिस। but the right answer, the right answer is share price analysis. Share price analysis जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। फ्यूचर ग्रोथ एनालिसिस करते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर, जो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑल इन्वेस्टर्स आर ऑन द सेम पेज, ट्रू और फॉल्स? जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उस समय सारे इन्वेस्टर्स एक जैसी सोच रखते हैं, ये बात सच है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। और जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर सोच अलग अलग हो सकती है। ये वो वाला सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर नॉट बेस्ड ऑन नंबर्स, ट्रू और फॉल्स? जो क्वांटिटेटिव होता है वो नंबर्स पर बेस होता है, और जो क्वालिटेटिव होता है वो फिगर्स पर बेस नहीं होता है। क्वालिटी फिगर्स पे बेस्ड नहीं होती है और क्वांटिटी नंबर्स पे बेस्ड होती है। सर और भी क्वेश्चंस थे? ये 3 ही क्वेश्चन है। नहीं, अगला पोल होगा शायद। We are launching new questions. Okay.
सिक्योरिटी एनालिसिस एक बहुत फेमस बुक है जो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर लिखी गई है। और ये बुक के राइटर कौन? तो मुझे लग रहा आप जो बुक नहीं पढ़े होंगे उनके तो पहुंच जाएगा ये सवाल। सुना ही नहीं है नाम, पढ़ना तो दो गूगल भी चीज कर सकते हैं सर, है। कुछ लोगों ने गूगल करके डाल दिया है। वो तो चीटिंग हो जाएगी फिर। क्वेश्चन मांगे, आंसर मांगे तो चीटिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं पता है तो नहीं पता है, या फिर आप कहते हो तो तुक्का लगाया जा सकता है। व्हाट इन्वेस्टमेंट मेथड डज वॉरेन बफेट फॉलो? इसकी बात हम लोगों ने करी थी। हाँ, You have shared the results. Only 25 people participated. 50% से भी कम लोगों ने participate 50% ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। सही गलत कुछ नहीं होता, आप जवाब दीजिए। इस उम्र में भी सवाल का जवाब देने से कितना डर लगता है। तभी तो संख्या कम रही। हाँ। हाँ वरुण, आप फतेह जी, analysis कर लीजिए। जो आप बात कर रहे हैं इस उम्र की बात नहीं है, ये इंसानी फितरत है। वो सही बात। उम्र का हिसाब नहीं होता है, उम्र में तो तजुर्बा होता है। हाँ, पर और ये वाली चीज है कि लोग बाग वैसे घबराते हैं कि गलत ना हो जाए, कोई पॉइंट आउट ना करते। और दूसरी बात है प्रजापति जी की सवाल और जवाब की जो परंपरा है ना, वो हिंदू परंपरा है। सब चीजें सवाल और जवाब से ही शुरू हुई हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे वो भागवत हो, सब सवाल और जवाब की परिपाटी पर ही चल रही है। तो सवाल आपका और हमारा जवाब काम से भी ना डरे। प्रजापति जी वाय से शुरू होता है। अगर हम वाय हाँ, नहीं पूछ सकते अपने इन्वेस्टर से हाँ, तो वी कैन नॉट सक्सीड। बिल्कुल सही कहा है प्रवीण जी। इसलिए सभी लोग आंसर करिए। चलिए, बहुत लोगों ने सवाल का जवाब दे दिया है। कुछ लोगों ने सर्च करके दे दिया, कुछ लोगों ने पढ़ करके दे दिया। तो हरीश जी, चाय पिलाइए ना। चाय जगह तो शेयर रिजल्ट करते रखे हैं। हैं। छाछ है, चाय पिला दीजिए, ज्यादा बढ़िया है। Which one is correct and the first author of security analysis? ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, जबकि इसका जवाब मैंने दिया ही नहीं था। नहीं, ये तो आपने डिस्कस नहीं किया था, पर आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था वरुण भाई। आउट ऑफ सिलेबस का मार्क्स नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस था ये प्रजापति जी, मैं तो। आपके साथ हूँ। आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन था ये। उसके बावजूद भी देखो कितने सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया है। मैंने तो तुक्के से लगाया था भाई, बट बिल्कुल सही लगाया बिना था। सर्च किए तुक्का लगाया था, सही हो गया, लकीली सही हो गया। उपेंद्र सही कह रहा है कि सुना है इस बुक के बारे में, पढ़ा नहीं है इस किताब को। और बेंजामिन ने लिखी है ये पता था। हाँ, डेविड एल लॉर्ड था या वॉरेन बफेट था, तो मैंने भी तुक्का ही मारा था। एक्चुअली बेंजामिन के साथ वॉरेन बफेट आ ही नहीं सकते क्योंकि वो उनके गुरु हैं। तो इसीलिए डेविड एल डोल्ट ही सही जवाब है। सर, अगला पोल है। दूसरे सवाल का तो आंसर आपने बताया था।
Here isn't. आप लोगों को रिजल्ट शो हो गया है क्या? हाँ हो गया? वो तो बता ही दिए ना आपने, रिजल्ट्स आ गए ना। हाँ, डेविड तो डॉट के साथ है और दूसरा कॉन्ट्रेरियन है, बस दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कनक जी प्लीज पब्लिश करिए। कितने कितने सवाल जवाब है भाई, कितने कर दिए? 7 थे सवाल मेरे ही ख्याल जवाब से। है भैया। मतलब सवाल सर ही सवाल जवाब वो है। करेंगे, जवाब हम देंगे। अब बाकी ऐसे ही पूछ लो आप चैट बॉक्स में। अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 5 छोड़ हो गए। देते अब इसमें एडिशनल शीट्स भी नहीं ले सकते ना। हैं। चलिए ठीक है, तो मेरी तरफ से मतलब ये एक छोटा सा था क्वेश्चन आंसर का भी। तो अभी और कुछ अगर हम लोग शेयर कर सकते हैं तो बताइए। आप अपने थोड़ा एमजी रेशियो वाला फंडामेंटल्स बता दीजिए, क्या लग रहा है मार्केट में अभी एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच कनक भाई ने मेरे मन की बात एंड भी और वरुण वरुण भाई, सर। एक आपको हर हफ्ते या हर 10 दिन में एक वो रिलीज करना है भविष्यवाणी। ये ठीक है, वो एमजी रेशियो की भविष्यवाणी एमजी की पास रेशियो, नहीं होती है। मार्केट की भविष्यवाणी। एमजी एक बात रेशियो है, थोड़ा स्लो है, स्लो इंडिकेटर है। हाँ नहीं, एग्जैक्टली। और देखिए आपको वरुण की रिसीव चाहिए तो भविष्यवाणी है। आरएसआई देखते रहिए बस। वरुण की भविष्यवाणी में हम बिलीव करते हैं। अरे ओपी भाई, ये भविष्यवाणी मेरी नहीं है, ये जो गुरुओं के गुरु हैं, जो वॉरेन बफेट साहब हैं, ये उनका टूल है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अ, मैं एमजी रेशियो को ना कुछ इस तरीके से देखता हूँ कि मान लीजिए आप किसी घर में अचानक चले गए और वहां पर हस्बैंड और वाइफ लड़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही लड़ते रहते हैं। तो आपने एमजी रेशियो में अगर एक बार कुछ गड़बड़ देख ली या फिर एक बार बहुत ज्यादा ऊपर देख लिया मार्केट, तो जरूरी नहीं है वो वैसा ही हो। तो उसके साथ साथ हमें अदर पैरामीटर्स को भी कोरिलेट करना पड़ता है। तो वहां पर अगर कोई बहुत बड़ी चीज दिखाई दे रही है, जैसे कि 2020 में दिखाई दे रहा था कि 2018 के आसपास की 2020 में कुछ तो चेंजेस होने वाले हैं, 2017 में ये बात दिखाई दे रही थी, फिर उसके बाद 2022 का भी मार्केट प्रेडिक्शन ठीक ही रहा। तो अब यहाँ से अगर हम 2024 देखते हैं तो वो मतलब आप ये माने कि वो अनबिलीवेबल है, उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है। और जब भी एमजी के ऊपर लेकर के कोई भी भविष्यवाणी शब्द जो अभी इस्तेमाल किया गया, अगर वो किया जाता है तो उसमें बड़ा रिस्क रहता है। पर ठीक है, अगर जो टूल बोल रहा है उसको कहने में कोई दुख नहीं है, अगर वो सही तरीके से सही नंबर्स के साथ सामने तक पहुंचाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टूल में सिर्फ भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, अगर इसको समझना है तो उसकी पूरी कैलकुलेशंस को एक एक करके अगर हम समझेंगे, तब हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो 2024 का मार्केट या 2025 का मार्केट दिखाई दे रहा है, जो ये टूल बता रहा है, वो किस तरह से सही है। अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं कि 2024 मतलब कहने में मुझे थोड़ा सा हिच है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अब बोला है आप लोगों ने तो कि 74,000 दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये 74,000 या 73,000 कैसे पहुंचेगा, बट 2024-25 में ये दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर अलग से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। तो कनक जी ने कहा तो वो मैंने बोल तो दिया, पर मैं चाहता था कि अगर ये पूरी कैलकुलेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख करके और फिगर्स के साथ मैं बता पाऊंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वरुण भाई जी, आपने जो पहले ये बोला था, ये आपकी हमारी बात ये 2022 में भी हुई थी, और उसको आज जो मोहर लगी है 2000 नोट के बंद होने से लग गई। सारा नंबर 2 का टर्नओवर नंबर 1 हो गया, 74,000 रुकेगा ही नहीं। ये बात तो है, ये बात तो है। चुनाव जो होंगे, चुनाव से पहले ही सारे वो डेटा आ जाएंगे। हाँ ये तो है। और डेटा आ जाएंगे तो नंबर 2 का टर्नओवर का नंबर 1 हो गया, तो ग्रोथ तो वैसे ही बढ़ गई।
मतलब आपने जो बोला था वो जो है, और कहावत है कि वरुण देव जब भविष्यवाणी करते हैं बरसात की, और एक के घर में आती नहीं है, सबके घर में आती है, यानी अपन सब लोग तैयार हो जाएं कि हरियाली आ रही है। सर देखो, एक तो ये भविष्यवाणी नहीं है, और आपने जो कोरिलेट किया है ये जो आपने, इसको मैं अगेन फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस कहूंगा कि आपने 2000 रुपए के नोट को बंद होने से सेंसेक्स के ऊपर जाने को प्रेडिक्ट किया है। ये ऐसी बहुत सारे रीजंस, ऐसे ही बहुत सारे कारण बनेंगे मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए। प्रॉफिटेबिलिटीज है, एफआईज का वापस आना है, या और भी बहुत सारे कारण होंगे। उनमें एक ये कारण, शायद ये भी एक कारण होगा, क्रेडिट ग्रोथ को दोबारा से रिवाइव करने के लिए पैसा समहाउ बैंक्स में दोबारा जाएगा, और बैंक से पैसा दोबारा से लिक्विडिटी को कम करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, और उससे दोबारा से क्रेडिट ग्रोथ शुरू होगी। तो ये सब कारण बनेंगे सर कहीं ना कहीं 2024-2025 में। फिर इलेक्शन तो एक बड़ा वन ऑफ द रीजन है ही, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। वरुण जी, मुझे लग रहा है कि ये जो ग्रोथ है अगर 5 ट्रिलियन पहुंचा देती, अगर इंटरनेशनल मार्केट खराब नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अभी झटके देगा, इस वजह से कटपिट के 74,000 के आसपास जो आप फिगर बोल रहे हो वहां कर रुकेगा मे बी, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी अपने इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों को करती है, जबकि पैरेलल इकोनॉमी जितनी कम होगी अपन लोगों की ग्रोथ उतनी बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। होप एवरीवन वुड एग्री टू मी। बिल्कुल। ये अपन ये वरुण जी ये हटाएंगे क्या? ये हट गया, सॉरी। I'll request Chetan again. He also is doing a lot of analysis, research, and even Ratnesh from Aligarh, जो कि काफी अच्छा स्टॉक ब्रोकिंग एंड स्टॉक एनालिसिस करते हैं, या और भी कोई कुछ लोग अगर कुछ शेयर करना चाहें करंट सिनेरियो के ऊपर में अपने व्यूज, आई थिंक यस अपने व्यूज हो सकते हैं, सही गलत की बात नहीं है। मे बी एडिंग टू वरुण's whatever he has been, I think it will be nice. Please do share. Yeah, anyone else, like I know some of us are doing जो फंडामेंटल के ऊपर में कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, जो भी चीज दिमाग में आ रही है, अदरवाइज वरुण तो इज देयर एनीवे। सर फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे समझ में आता है कि आप उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हो जहां पर लॉस की पॉसिबिलिटी है। अगर आप लॉस की पॉसिबिलिटी को कम कर लेते हो तो दैट मीन्स जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना है वो बढ़ जाती है। बढ़िया। इसी बीच हमारे साथ हमारे एक आज सिंस और भी कोई क्वेश्चंस है, बिकॉज आई कैन सी। नहीं, मेरा भी यही सवाल था मार्केट्स के ऊपर, जो ऑलरेडी वरुण जी ने आंसर दे दिया। तो सबका मेन कंसर्न वही रहता है कि मार्केट जो अभी बढ़ रहा है कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी 2024 के पहले हम लोग को ऐसा, और मतलब वरुण जी अगर कुछ और बता पाए कि फर्दर अगर अभी कुछ करेक्शन का चांसेस है क्या, मतलब या कि ये जो बढ़ रहा है मार्केट कंटिन्यूअस, तो क्लाइंट्स को हम जो सजेस्ट करते हैं एसटीपी मोड में अभी ज्यादातर हम लोग कर रहे हैं, तो या मतलब लमसम एडवाइस करें कि एसटीपी बेटर रहेगा? थोड़ा सा आपका व्यू करो जी। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा हमेशा एसेट एलोकेशन के थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर और रिस्क एपेटाइट देखते हुए इक्विटी में डालना चाहिए। हम अगर पैसे को मार्केट के हिसाब से, मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट आंसर देता हूं, और मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग बंद हो गई है या जो भी है, चलो कोई बात नहीं, मैं एक बहुत ऑनेस्टी के साथ आंसर देता हूं। मैंने 2016 में ये टूल बनाया था और 2018 का मार्केट मेरे को प्रेडिक्टेड था। 2018 में हम लोगों ने बड़े प्लेटफॉर्म पे 2020 प्रेडिक्ट किया था। 2021 में मैंने 2022 का ये समय प्रेडिक्ट किया था, जिसकी मैंने वीडियो जो न्यू दिल्ली प्रगति मैदान पे हुआ था। पर अब मैं आपको एक वो बात बता रहा हूँ जो मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ।
जब 2018 में मैंने 2020 प्रिडिक्ट किया था, तो मैंने अपने 15 ऐसे इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई करे थे जिनको पर्सनली जाकर के मैंने फीस चार्ज करके ये बात बताई थी कि 2020 में मार्केट करेक्ट होगा। आप यकीन जाने कि ऐसा करके मैं उनकी एसेट एलोकेशन चेंज नहीं कर पाया। मैं उनकी एसेट एलोकेशन अगर चेंज कर भी देता तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि मार्केट कब दोबारा से ऊपर आ जाएगा, उसको मैं सही टाइमिंग कर पाऊं। तो एक बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एसेट एलोकेशन करें, रिस्क प्रोफाइलिंग करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें और रीबैलेंसिंग करें, और ये लगातार करते रहें। इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर तो मार्केट कंडीशन देख करके किया जा सकता है, पर बहुत बड़ा हेर फेर करना एक रिस्क हो जाता है, क्योंकि आप घुस तो जाओगे, निकलोगे कब ये सही प्रेडिक्शन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, फिर उस समय इन्वेस्टर की स्थिति क्या है। तो ये सब चीजें देखते हुए मेरा अपना ऐसा ओपिनियन है कि ये हमारे लिए ठीक है, ये वीसीज के लिए ठीक है, ये एडवाइजर के लिए ठीक है, पर ये इन्वेस्टर के लिए इतना ठीक नहीं कि हम इसके बेसिस पर उसकी एसेट एलोकेशन करते हैं, तो उससे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मार्केट प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम कुछ टूल्स के थ्रू, कुछ एनालिसिस के थ्रू कुछ काम ऐसा कर जरूर पाते हैं, पर इसके आधार पर किसी का पैसा इन्वेस्ट कर देना या फिर उसको इक्विटी से निकाल देना, ये थोड़ा सा रिस्की होता है। तो मैं मतलब इस तरह के उनसे थोड़ा सा बचता हूँ। बाकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं अलग अलग एडवाइजर्स की, तो वो उसको यूज कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, शायद ये जो विजय भाई आपकी आवाज धीमी आ रही है, जब प्लीज जरा थोड़ा सा। मेरा कहना यहाँ पर ये है कि अगर हम इस टूल को यूज कर पाए उस समय जब अगर मैं किसी क्लाइंट का गोल नजदीक आ रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको ले तो शायद वहां पर इसको ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। अगर इन्वेस्टर्स के गोल बहुत करीब है तो डेफिनेटली आपको इक्विटी में पैसा रखना ही नहीं, तो आपको धीरे धीरे उसे डेट में लेकर के आना ही है। लेकिन तो अगर अभी मान लीजिए जैसे हम 3 साल का, लगभग 3 साल का प्रेडिक्शन देते हैं और 3 साल आने वाले 3 साल में कुछ इन्वेस्टर्स का गोल आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम अलर्ट होके प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कुछ इन्वेस्टर्स के साथ आप ये प्ले कर सकते हो, पर इन जनरल ये करने लायक, इन जनरल नहीं, कुछ जिनका गोल नजदीक आ रहा है उनके लिए ठीक है। अभी वहां पर मार्केट सिनेरियो क्या हो सकता है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्लान आउट कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों को रेफर करता हूँ, जो हम लोगों का ये जो न्यूज लेटर आता है ना, वीकली न्यूज लेटर, उसको जरूर पढ़ा करें। उसके अंदर जो कनक जी के जो व्यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आप जरूर फॉलो करिए। और उसके अंदर एमजी भी एक रेशियो है, उसके अंदर और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो हम लोग कुल मिलाकर के इस तरह के एनालिसिस में इस तरह के पैरामीटर्स को देख करके अपने व्यूज को बना सकते हैं। तो वीकली न्यूज़लेटर को जरूर फॉलो किया करिए। और वीजी टूल्स में जितने भी एनालिसिस टूल्स हैं, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस टूल्स हैं, उनको जरूर इस्तेमाल करिए। जी एक छोटा सा सजेशन है मेरा, जो वीकली न्यूज लेटर है उसका एक कंसाइज समरी मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे मिल सकता है। वीकली तो आता ही है, पर उसको चारों वीक का कोरिलेट करके कि पूरे मंथ में क्या उसका असेसमेंट रहता है, या पूरे मैं बोलूं इस बारे में क्या क्वार्टरली असेसमेंट रहता है, तो वो अगर मिल जाए तो बेहतर हो सकता है। जी ये एक बहुत अच्छा सजेशन है, पर मेरा इस सजेशन पर आपको मेरा एक ओपिनियन है कि जो ये वीकली न्यूज़लेटर आपको आता है ना, इसको कंपाइल करके आप खुद इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करें, तो ये एक आपकी खुद की एक एनालिसिस बनेगी। और ये बहुत अच्छा आपका सजेशन है कि क्वार्टरली या मंथली इन चारों वीकली या 5 जो भी वीकली न्यूज़लेटर हो, उनको कंपाइल करके हम इन्वेस्टर को दे पाए।
पर अगर वो हमारे अपने होंगे, मतलब हमारा अपना उसके अंदर इनपुट होगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी कनक जी या प्रवीण जी जो भी इसमें ऐड करना बिल्कुल चाहें। सही बात कह रहे हैं विजय भाई। अगर अपन लोग वो करेंगे ना, वीकली बेसिस पे अपने तैयारी करके चलेंगे, वी वुड बी मोर इफेक्टिव। अगर मंथली हमें क्रक्स दे दिया जाएगा, हम एज इट इज प्रेजेंट कर नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत करके हमें सोचने का टाइम मिलेगा। एक्शन प्लान के लिए हम जब इन्वेस्टर से बात करते हैं, एक वीक प्लान हमने पढ़ा और फिर अपने क्लाइंटों से जो मिले डिस्कस किया, फिर नेक्स्ट वीक उस पर किया, तो हम अपनी बहुत कुछ तैयारी कर चुके हो। होप वरुण आई एम ओके कनक जी, क्योंकि ये बात हकीकत है कि हम लोगों को अपना थोड़ा सा क्रिएटिव तो बनना पड़ेगा। बात कर ही रहे हैं तो ये जो वीजी क्रिएटिव्स वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आप अपनी ब्रांड के संग, अपने लोगों के संग, अपनी वेबसाइट डिटेल्स और अपने नाम और अपने ईमेल के संग में वो पूरा का पूरा न्यूज़लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये फैसिलिटी है, प्लीज यूज करिए। एंड अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आई थिंक वरुण कुछ नहीं कर सकता। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। अपने जो मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं, ये जैसे वीकली न्यूज़लेटर है, यहाँ पे आप डाउनलोड मीडिया, आपका लोगो या कुछ भी सब डाला हुआ है ऑलरेडी, बस आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। जैसे ये वाली एक है, कोई भी एल्बम आप व्यू करिए, इतने सारे यहाँ पे क्रिएटिव्स हैं, आपको कोई सी भी क्रिएट करनी है बस डाउनलोड कर लो, ये आपके लोगो आपके नाम के संग ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऑल दिस इज ऑलरेडी देयर ऑन योर डैशबोर्ड, यू विल हैव टू यूज इट। तो आप यूज करेंगे तभी आपको फायदा होगा। एंड ये वाली चीज तो आई थिंक एवरीवन कैन यूज। जी सर। जो नॉन वीसीज हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज फॉर 100 डाउनलोड्स। और वीसीज के लिए तो खैर इट्स देयर ऑलरेडी। गुड, थैंक यू कनक भाई, आपने हम लोगों के लिए सही मायने में ये बहुत कुछ कर रखते हो आप, एंड वी ऑल आर रियली प्राउड ऑफ। हम लोग काफी लोग जब आपस में बात होती है, ये चर्चा होती है, तो जो है यू हैव डन अ ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। द बेस्ट इज येट टू कम एंड इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा है। आपका जो दिल्ली वाला सेशन था, दैट वाज आल्सो सुपर। And best is yet to come, conference is yet to come. 25 तारीख मैसूर में I am there, and 26 तारीख को Bangalore doing session with Chetan bhai and some of our more people. So looking forward to connect, meet and network, share ideas, have dinner together. Looking forward. So anyone else in Bangalore and Mysore, please do connect and please do attend the session. Okay. Okay. Planning something for Delhi again and Mumbai again very soon. और दिल्ली की डेट दे देंगे भैया, मुंबई की? Delhi is around, I think probably 10th of the month, 10th of June plan कर रहे हैं. I'll let you know. जून में, मिड ऑफ जून तो नहीं है भैया? 10th. I'm okay. Good. So I'm going to Mahabalipuram and Chennai.